Good morning, good evening, good afternoon. As per the time you are watching the video, तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10, जिसका नाम है डेवलपमेंट। और सबसे पहले सब्जेक्ट जो जिससे कि हम अभी कंसर्न्ड हैं वो है इकोनॉमिक्स। आपको मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक टर्म ओइकोनोमिया से लिया गया है। ओइकोनोमिया। और इस हाँ जी, ध्यान से देखेंगे। ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, उसको मैं समझाऊं आपको। उससे पहले जरा एक बात समझना। वी लिव इन अ सोसाइटी। वी आर अ सोशल एनिमल, एंड बीइंग अ सोशल एनिमल वी शुड हैव द नॉलेज हाउ टू मैनेज द स्कार्स रिसोर्सेज। बेसिकली बात यह है ना कि हमारे समाज में कई इंसान रहते हैं, कई लोग रहते हैं, यानी आबादी काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। प्रॉब्लम इज दैट कि जो रिसोर्स है वो स्कार्स है। रिसोर्स क्या है? स्कार्स है। और यही हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यानी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि आप किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने के लिए लोगों को। मम्मी भी घर में यही करती है। अगर खाने का बात किया जाए तो पापा बोलेंगे कि ये बना लो, आप बोलेंगे वो बना लो, है ना। दादी माँ बोलेंगे ये बना लो, दादाजी बोलेंगे ये बना लो। तो मम्मी ऐसा नहीं है कि सारा चीज बना लेती है, बिकॉज अगर सारा चीज बना लेगी तो पापा का सैलरी का सारा पैसा एक दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए मम्मी क्या करती है? मैनेजमेंट करती है। मम्मी ऐसा चीज बनाती है जिसको हर कोई खुशी खुशी क्या कर ले, खा ले। तो मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि हम स्कार्स चीजों को हर किसी को कैसे पहुंचाए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे पाए। यही मकसद है किसका? मैनेजमेंट का। ठीक है ना। आइए, तो इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जो डील करता है कह सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच, ध्यान से देखेंगे, विच डील्स विथ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहला चीज जो आप करते हो वो करते हो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी उत्पादन। प्रोडक्शन यानी क्या हो गया? उत्पादन। और आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हो कि प्रोडक्शन करने के लिए चार चीजें रिक्वायर्ड होती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। फिर अगला चीज आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है क्या कि जिस चीज को हम प्रोड्यूस कर लिए हैं उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो मेन चीज होता है वो ये रहता है कि हम वैल्यूएशन कैसे करें अपने गुड्स या अपने सर्विस का। तो वैल्यूएशन जब भी चीजें होती हैं तो आपको मैं बता दूं, अगर किसी चीज का जो डिमांड है दैट इज हाइयर एंड सप्लाई इज लोअर, और सप्लाई क्या है? कम है, तो आपको मैं बता दूं कि उसका वैल्यू क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। डिमांड ज्यादा तो वैल्यू भी ज्यादा। एज फॉर एग्जांपल सोना, यानी गोल्ड। गोल्ड का डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई लिमिटेड है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है? ज्यादा ही रहता है। और अगर कोई ऐसा चीज है जिसकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? लो रहेगी। एज फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा अभी आप ले लो कि आलू वगैरह, आलू हो गया, प्याज हो गया, इन सब चीजों का जो डिमांड है वो सप्लाई के कंपेरेटिवली क्या है? थोड़ा कम है, तो वैल्यू ठीक ठाक रहता है। वहीं अगर कभी सप्लाई घट जाता है आलू या प्याज का या टमाटर का, तो आप देखते हो ना, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एंड अगर एक्सचेंज का बात करें तो हर गुड्स और सर्विस हम इसलिए प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमिकली, बिकॉज हम उससे क्या जनरेट कर सके? मनी।
क्या जनरेट कर सके, मनी। दैट जनरेशन ऑफ मनी इज बेसिकली कंसिडर्ड विथ एक्सचेंज। और सारा पैसा आपको पता है कहाँ जाता है देश का, शेयर मार्केट में, कंपनियों के पास। कहाँ जाता है, कंपनियों के पास। अगर मैं आपको देश का इकोनॉमिक सिस्टम समझाऊं, तो मान लीजिए कि आप एक इंडिविजुअल है, तो आपके पास अपना पैसा रखने का दो स्रोत है, एक है बैंक्स और एक है कि आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में क्या कर दो, उसको डाल दो, ठीक है। और बैंक्स भी आपके पैसा को किसको दे देंगी, कंपनीज को, कि भाई कंपनी आएगा लोन मांगेगा बैंक से, बैंक आपके पैसा को किसको दे देगा, कंपनी को। और ये म्यूचुअल फंड वाले भी किसको पैसा देंगे, कंपनी को। और कंपनियों का सबसे बड़ा जो एक मार्केट है जहाँ कंपनी सबसे ज्यादा पैसा उठाती है वो स्टॉक मार्केट है। तो आप कह सकते हैं कि देश का सारा पैसा किधर जा रहा है, स्टॉक मार्केट में जा रहा है, ठीक है। जाने का रास्ता अलग है, बैंक से डालिए या फिर आप कहाँ से डालिए, म्यूचुअल फंड से। जिनको अच्छा नॉलेज है फाइनेंस का वो म्यूचुअल फंड चुनते हैं, और जो लेमैन है लाइक उतना नॉलेज नहीं है वो जाके सीधा सा बैंक में जमा कर देते हैं, एफडी आरडी कुछ भी करा देते हैं, ठीक है। तो ये बातें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने क्या बताया, इकोनॉमिक रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि भाई हमको हर साल 50,000 रुपया बच रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमने बैंक को बोल दिया कि बैंक हम आपको हर साल 50,000 रुपया दे देंगे। हर साल हम आप में कितना जमा करेंगे, 50,000 रुपया, और फिर आप उस पर इंटरेस्ट लगा के मेरे को और अमाउंट 10 साल बाद दे देना। तो दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट क्या है कि एक बार में हम 10 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिए 10 साल के लिए, 10 साल बाद 10 लाख पे जो बेसिकली इंटरेस्ट मिला वो निकाल लिए। तो तोड़ सकते हैं बट उसमें कुछ चार्जेस कट जाएंगे वगैरह चीजें हो जाती हैं, और वो बैंक टू बैंक भी निर्भर करता है कि आपका बैंक का पॉलिसी क्या है। आइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का बात करते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि रिसोर्स इज स्कार्स, रिसोर्स इज स्कार्स, लेकिन जो हमारे क्या है वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हमारा जो ये चैप्टर है ना, ये ऐसे तो ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं कर रहा है इकोनॉमिक्स का, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि आप बाइफरकेशन जान लो इकोनॉमिक्स का। देखो इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। और वो जो दो भाग है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या है, जब आप इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई करते हो, मान लीजिए पर्सनल फाइनेंसेस वगैरह हमको मैनेज करना है, हमने इतना कमाया, इतना बचाया, इतना खर्चा किया, कितना कमाया, कितना बचाया, कितना खर्चा करे, ये सारा पढ़ाई करना है, देन वी नीड माइक्रो फाइनेंस, देन वी नीड द नॉलेज ऑफ माइक्रो फाइनेंस। एंड बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस का, तो इसमें नेशनल या स्टेट लेवल की बातें आती है, यानी देश इतना कमा रहा है, राज्य इतना कमा रहा है, इतना कहाँ कहाँ खर्चा करे, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, तो वो आपको माइक्रो में आती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स में दुनिया में कोई भी हो, क्या वो ग्रोथ चाहता है? मान लीजिए अभी एक पल के लिए ले लीजिए कि एक पर्सन है जो 20,000 रुपया कमा रहा है, एक पर्सन है जो कितना कमा रहा है, 20,000 रुपया, 20,000। क्या वो चाहेगा ना कि वो 23,000 कमाए, 25,000 कमाए, उसकी सैलरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसकी सैलरी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो एक पर्सन की सैलरी, आइए जरा, एक पर्सन है और जो उसकी सैलरी है वो हो जाती है बाबू 20,000 से बढ़ के 25,000। तो ये सैलरी का बढ़ना कितना हुआ है नंबर में, आंसर इज 5,000, आंसर इज 5,000। तो आप एक बात समझो कि आप ये जो बढ़ोतरी हुई है इसको आप ग्रोथ बुलाएंगे, इसको आप क्या बुलाएंगे, ग्रोथ। यानी जो ग्रोथ होता है ये क्वांटिफाइबल होता है, क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। यानी कि आप इसको नंबर्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर्स में इसको आप मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में आप इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या इंसान मशीन है जो हमेशा पैसा के बढ़ोतरी के लिए ही काम करता रहेगा? अगर ऐसा होता तो रात को सोना हम लोग बंद कर देते और पैसे के पीछे भागते रहते, रात में भी कमाते, दिन में भी कमाते, लेकिन उससे हमारी आयु घट जाती बहुत ज्यादा, 20-30 साल हमारी आयु कम हो जाती। तो इंसान सिर्फ पैसा नहीं चाहता है, इंसान जो है वो
मेटेरियलिस्टिक चीजों में भी काफी ज्यादा लीन होता है। इंसान कहने का मतलब है क्या कि आ, ये भी देखता है कि उसको घर के लिए समय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है नहीं हो रही है, उसको नया चीज कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये बातें भी एक इंसान क्या करता है, देखता है। तो ये एक बात बताइए, मैं किसी नौकरी को कर रहा हूँ जिसमें मेरी सैलरी 20,000 से 25,000 हो गई है, तो क्या ये ग्रोथ आया है मेरी सैलरी में? बिल्कुल आया है, 5,000 का ग्रोथ आया है। लेकिन एक दूसरी नौकरी भी है जो 20,000 रुपया नहीं दे रही है, दे रही है 17,000, कितना दे रही है, 17,000। लेकिन वो नौकरी में ना मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आज से 2-3 साल बाद मुझे काफी काम देगा, है ना। यानी मुझे अपॉर्चुनिटी टू लर्न मिलेगा उसमें। क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटी टू लर्न मिलेगा, मेरा स्किल्स ग्रोथ होगा, मेरा क्या होगा, स्किल्स ग्रोथ होगा। और उस नौकरी को करने के बाद मेरे पास थोड़ी समय मेरी फैमिली के लिए भी बच पाएगी, यानी टाइम फॉर फैमिली भी मेरे पास रहेगा। तो एक बात बताइए, ये जो चीजें हैं क्या आप इसको नंबर में निकाल सकते हैं कि नहीं हम 10 अपॉर्चुनिटी टू लर्न पाए हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें वो चीजें हैं जो जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी होती हैं। गुणवत्ता यानी क्वालिटी, गुणवत्ता यानी क्वालिटी, और क्वालिटी यानी क्वालिटेटिव लिख देते हैं। तो ये चीजें क्वालिटेटिव होती है, ये चीजें क्या होती हैं, क्वालिटेटिव। तो जब आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स दोनों का ध्यान रखते हो, दोनों का क्या रखते हो, ध्यान रखते हो, देन आप कहते हो कि आप वास्तव में क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो डेवलपमेंट का मतलब आपको समझ में शायद से अब आया होगा। डेवलपमेंट का मतलब है कि आप क्वांटिटेटिवली भी राइज कर रहे हो एंड क्वालिटी भी आपके जो है वो क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। बात समझ रहे हैं? तो आइए हम डेवलपमेंट को ऐसे तो इसका डेफिनेशन कोई किताब में दे नहीं रखा है, बट फिर भी अगर हम चाहें तो इसका एक डेफिनेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं। और विदाउट डेफिनेशन पढ़ाई करनी थोड़ी सी अजीब सी होती है। तो आइए, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन इन विच अ सब्जेक्ट experiences quantitative growth accompanied by enhancement in the quality of life, ठीक है, of a person or the people। यानी समराइज अगर करते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब है क्वांटिटेटिव ग्रोथ प्लस क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। ओके, होप इट इज अंडरस्टूड टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें हमें समझ में आ चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब एक बात जानिए, अ, हम लोग जो है ना ये रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? तो हम लोग रहते हैं टाउन में, टाउन या सिटी में रहते हैं। और टाउन या सिटी में रहने के नाते हमारी जो एस्पिरेशन होगी वो यही होगी कि पूरे दिन बिजली मिले, नहीं, हम घर से बाहर निकले और हमें बड़ा बड़ा मॉल मिले। और
ओके। हम्म। पॉज करना पड़ेगा। आइए। तो हम लोग टाउन या सिटी में रहते हैं, और हमारी एक्सप्रेशन यही होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा हमें बिजली मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें मॉल्स मिले, हम घर से बाहर निकलें और हमें सीधा एक सेंटर, सुपर सेंटर मिल जाए या मॉल मिल जाए जहां हम हर चीजें जो है खरीद सके। हमें इच्छा होती है कि हमारे टाउन में या सिटी में काफी ज्यादा सिनेपोलिस बने, जहां हम जाके मूवीज वगैरह देख सके, आईएमएक्स थिएटर वगैरह बने। बहुत सारी इच्छाएं हमें होती है। यानी हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब यही है ना, जब हमारा सिटी में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बने, बड़ा बड़ा मॉल्स बने, एंड बिजली हमेशा रहे। लेकिन आपको पता है क्या कि ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट है, वो कुछ लोगों से उनका जमीन छीनेगी, किन्हीं का घर जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे काम करेगी, कुछ डैम वगैरह बनाएगी, जिसके कारण से एक बहुत बड़ा इलाका सबमर्ज अंडर वाटर हो जाएगा। जनरल सी बात बता रहा हूँ। तो आप ये समझ रहे हो कि हमारा लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। बात समझे ना? तो एक लाइन यहाँ पे हमें लिखना जरूरी है कि व्हाट में बी डेवलपमेंट फॉर वन में बी डिस्ट्रक्शन फॉर दी अनदर, डिस्ट्रक्शन फॉर दी अनदर। ठीक है। तो एक के लिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक के लिए जो विकास है संभवतः वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। तो इस बात को हम आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं, पर चलिए हम आपको एक बेहतर प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए, चैप्टर 1 हमारा डेवलपमेंट चल रहा था, और थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। ये मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स हो गई, ये माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स हो गई। डेवलपमेंट का मतलब हमने आपको बताया, क्वांटिटेटिव ग्रोथ प्लस क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन बातों को हम लोग बाद में देख लेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप आ, हम्म आ जाओ। तो देखो, ये एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, और ये चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनने चाहिए, जिसके कारण से ज्यादा से ज्यादा क्या जनरेट हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। लेकिन ये एक छोटा सा फार्मर है, क्या ये चाहेगा ये बात? क्योंकि जो बड़ा डैम आप बनाओगे ना, तो आप उसका रिजर्वायर भी बनाओगे। देखो, डैम करता क्या है? मान लो नदी इधर से बह के आ रहा है, तो आप यहाँ पे डैम बना दिए। आप यहाँ पे क्या बना दिए? डैम। तो आप देखो कि जब आप डैम बनाओगे, तो नदी का पानी इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी यहाँ पानी आके क्या होगा? जमा होगा। और ये वाला जो इलाका बनेगा डैम का, इसी को हम लोग रिजर्वायर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रिजर्वायर। और ये रिजर्वायर बनने के कारण से यहाँ आसपास के खेत सारे क्या हो जाएंगे? पानी में डूब जाएंगे, सबमर्ज अंडर वाटर हो जाएंगे। तो आप एक बात बताओ, ये इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं ना कहीं तो इस किसान का जीवन यापन छीन रहा है। नहीं, यानी इसके लिए यही डेवलपमेंट है, इसके लिए ये विनाश से भी बढ़ के है कि बड़ा डैम बने और उसका गांव पूरा पानी में जलमग्न हो जाए। आप समझे, उसको घर छोड़ना पड़ेगा, उसको उस कम्युनिटी को छोड़ना पड़ेगा, इसके साथ वो सालों से क्या कर रहा होगा? रह रहा होगा। तो हमारा जो विकास का सोच है वो किसी के लिए विनाश का उदाहरण है, ये भी हमें चीज ध्यान में रखना है। तो चलो, छोटा किसान के लिए डेवलपमेंट क्या है? छोटा किसान चाहेगा कि छोटा छोटा डैम बन जाए, या छोटा छोटा टंकी बन जाए, जिससे कि वो पानी ले करके और सिंचाई खेतों को दे सके, खेतों में क्या कर सके? सिंचाई कर सके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वैसे ही घर में एक लड़की है, वो यही चाहेगी ना कि हमको भी उतना ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले जितना भाई को मिल रहा है, और भाई जो है घर का काम में भी हाथ बटाए। लेकिन भाई हो सकता है कि भाई के लिए दूसरा कुछ एस्पिरेशनल गोल्स हो, भाई कहे कि नहीं भाई, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको हेल्प करने में, ऐसी चीजें हो सकती है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, यानी अलग अलग व्यक्तियों का जो डेवलपमेंटल गोल्स है, यानी विकास का जो मकसद है, वो लाइक अलग अलग हो सकता है। और एक के लिए जो विकास है वो हो सकता है कि दूसरे के लिए विकास ना हो, बल्कि इससे भी बढ़ के वो दूसरे के लिए विनाश हो। वो क्या हो? विनाश हो। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द एबव डिस्कशन। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए जरा हम बात करते हैं माइक्रो लेवल पे। किस लेवल पे हम बात कर रहे हैं अभी? माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स। अब आप एक बात बताओ, इंसान अपने डेवलपमेंट के लिए हमेशा यही चाहा है कि वो ज्यादा ज्यादा क्या कमाए? पैसा कमाए। यानी राइज इन इनकम हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट कंसर्न फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। बट इज इट द ओनली थिंग विच इज ऑफ कंसर्न? क्या ये एकमात्र चीज है जो हम लोग सोचते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं? तो चलिए, इसका अलावा भी कुछ चीजें, इसका आंसर हम आपको इस तरह से देते हैं कि आप बताइए, हम लोग दोस्त क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि अपना फ्री टाइम बिता सके, अपने बातों को क्या कर सके? शेयर कर सके। है तो वो बात वो प्राइवेट रखेगा नहीं, कंट्री तक ही लोगों को पता लगेगा, कंट्री के बाहर किसी को नहीं बता पाएगा, उसका कुछ जान पहचान नहीं होगा। एक जोक सपाट था, लेकिन दोस्त जो होते हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। तो दोस्त हमें कुछ मनी वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फीलिंग है, एक इमोशन जो है उनसे जुड़ा रहता है हमारा। यानी इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों के पीछे नहीं भागता है, इंसान सिर्फ और सिर्फ राइज इन इनकम ही देखो। राइज इन इनकम होगा तो ये अच्छी बात है। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ज्यादा ज्यादा चीज खरीदोगे, आपका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इससे इकोनॉमी को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट। लेकिन एक बात बताइए, क्या हमारा जीवन जीने का एकमात्र पर्पस यही है कि हम इकोनॉमी को बेहतर बनाए? नहीं भाई, हमारा पर्पस ये है, हमने जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी को क्यों लाया? इसलिए लाया ताकि हर लोग खुश रह सके, हर लोग क्या रह सके? खुश रह सके। और उस खुश रहने के लिए हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव ग्रोथ पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें किस पर भी ध्यान देना चाहिए? क्वालिटेटिव प्रोग्रेस पर ही ध्यान देना चाहिए। सपोज आपको कहीं बाहर भेजा जा रहा है पैसा कमाने के लिए, या फिर आपको कहीं बाहर से नौकरी का ऑफर आया है पैसा कमाने के लिए, एंड उसमें कंडीशन ये है कि आपको अपना परिवार वगैरह छोड़ छाड़ के रहना पड़ेगा, एक रिमोट से जगह पे रहना पड़ेगा। ठीक है? तो आप जरूर से एक बार सोचोगे ना कि भाई अगर ऐसा नौकरी है तो फिर टाइम और फैसिलिटी तो बचेगा नहीं कुछ फैमिली के लिए। वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा होगा? एटमोसफेयर कैसा होगा? मुझे रास आएगा नहीं आएगा? बस मैं तो लोकल जगह पे काम करता रहा हूँ। मुझे वहाँ फ्रीडम मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी? और ये जो सारी बातें है ये बेटर वर्किंग कंडीशंस में क्या होती है? आती हैं। तो आप देखोगे ना भाई कि वहाँ पे हमें बेटर वर्किंग कंडीशंस मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो आपको समझ आया होगा कि डेवलपमेंट का जब हम बात करते हैं तो हम ये सब चीजों को क्या लेते हैं? कंसिडरेशन में लेते हैं, यानी इन सब चीजों को हम क्या करते हैं? देखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, ये दो लाइनों का मतलब हमने आपको समझा दिया। तो आइए मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट को हम समझते हैं। तो बता ही दिया, क्वांटिटेटिव ग्रोथ यानी राइज इन इनकम, राइज इन डिमांड, राइज इन कंजम्पशन। क्वालिटेटिव प्रोग्रेस यानी आपके पास ज्यादा टाइम, ज्यादा फैसिलिटी बच रही है। कंजम्पशन का क्या मतलब है? खपत। कंजम्पशन का क्या मतलब है? खपत। अब एक बात बताओ, आप अगर 20,000 रुपया का सैलरी कमा रहे हो, तो आप ले लो कि आप वेज हो, वेजिटेरियन हो बेसिकली, तो आप जो है ये 20,000 रुपया अगर मंथली कमा रहे हो, तो आप महीने में मात्र 5 दिन ही पनीर की सब्जी खा पा रहे हो। पनीर की सब्जी वेजिटेरियन लोगों को काफी पसंद होती है, एज लॉन्ग एज आई नो। आपको कुछ और पसंद हो सकता है, आप कुछ और का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आप कितने दिन पनीर खा रहे हो? 5 डेज खा रहे हो। ठीक है? और जब आपका सैलरी 30,000 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप ना 10 दिन खाने लगे। यहाँ पे न्यूट्री मेथड नहीं लगा ना, यहाँ पे सिंपल सी बात को समझना है कि भाई आप पनीर कितने दिन कंज्यूम कर रहे हो? 10 दिन। तो आप एक बात बताओ, आपका सैलरी बढ़ा तो आपका कंजम्पशन बढ़ा नहीं बढ़ा? आप अब ज्यादा पनीर खाने लग गए, आप ज्यादा प्रोटीन बॉडी को देने लग गए, और आप ज्यादा बेहतर अब नजर आएंगे शायद से। इसलिए करके जो इनकम है वो सब चीजों से रिलेटेड है, हमारा हेल्थ, हमारा लुक स्टाइल, हमारी पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग से। जरूरी है कि हम ज्यादा पैसे कमाएं, ऐसा नहीं है पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा बहुत कुछ होता है। वो अलग बात है, सब कुछ नहीं हो सकता है इकोनॉमिक हिसाब से।
लेकिन बहुत कुछ होता है। बात समझे नहीं समझे? तो ये चीज है। वर्क कल्चर या मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, वर्क कल्चर या एटमोसफियर हमारा बेहतर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी चीज हम देखते हैं। क्वालिटेटिव प्रोग्रेस का अगर बात करें, अपॉर्चुनिटी टू लर्न हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी हम देखते हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब है कि चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। चीजें आपके लिए क्या रहेंगी? अवेलेबल रहेंगी, एक्सेसिबल रहेंगी। चीजें आपके लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, इसका मतलब है उस चीज के लिए आपको सिक्योरिटी है। उस चीज के लिए आपको क्या है? सिक्योरिटी है। और अगर आप इनसिक्योर हो, इसका मतलब है कि वो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी मतलब एक ऐसा जॉब जिसमें हमेशा आपका जॉब रहेगा, हमेशा आपका जॉब रहेगा। मंदी आए, रिसेशन, मतलब किसी भी तरह का कुछ भी हो, आपका जॉब जाने वाला नहीं है। देन यू हैव द जॉब सिक्योरिटी इन योर हैंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम एक बात कह सकते हैं ना कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। देखो, अभी मैंने आपको दो लाइनें बताई हैं। पहला, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर दी अनदर, या फिर व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर। इसका आंसर हम लोग इस तरह से देंगे कि भाई एक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थिंक्स that the government should build big big dams in order to generate more electricity and more revenue and more revenue. But a small farmer wants the government to construct small check dams and tanks in order to facilitate irrigation. In order to facilitate irrigation. बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? A sister in a household wants that his brother help him and the house and the home in doing household work, but it may happen that the brother does not like so. It may happen that the brother does not like so. So the development goals for the brother and sister, industrialist and the small farmer, are different. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड सेंटेंस जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इसका आंसर हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, ओनली राइज इन इनकम इज नॉट द कंसिडरेशन, या फिर rise in income is not the only consideration. Rise in income is not the only consideration. Besides income, a person look at different things which are time and facility for the family, opportunity to learn, वर्किंग एटमोसफियर एंड कल्चर। वर्किंग एटमोसफियर और कल्चर, बात समझ रहे हैं? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट इन द जॉब्स, एंड एट लास्ट जॉब सिक्योरिटी। बात समझ रहे हैं? बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एनी जॉब or a job offer, we look at these things. That's why for development people look at a mix of goals, not only of quantitative nature but also of qualitative nature, है ना? राइज इन इनकम बिलोंग्स टू क्वांटिटेटिव नेचर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बातें हमने समझ में ले ली। तो ये चीज है। ये भी हमने आपको समझा दिया कि द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। बेटर इनकम ही हमारे लिए जरूरी नहीं है, और भी बाकी चीजें भी हमारे लिए जरूरी होती हैं। आइए बात करते हैं अब नेशनल इनकम का। इसका बात करते हैं नेशनल इनकम। यूं तो अगर टेक्निकल डिफिनेशन में जाएं तो टेक्निकल डिफिनेशन काफी ज्यादा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन अगर साधारण साधारण सा डिफाइन करें तो नेशनल इनकम इज नथिंग बट द इनकम अर्नड बाय नेशन। इनकम अर्नड बाय नेशन, इनकम अर्नड बाय द पीपल लिविंग इन द कंट्री। नेशन मतलब पीपल ही होता है, तो इनकम अर्नड बाय द पीपल लिविंग इन द कंट्री। और इसी से हम लोग पर कैपिटा इनकम भी निकालते हैं। इसी से हम लोग क्या भी निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम भी निकालते हैं। तो नेशनल इनकम का आपको समझ आया बात? नेशनल इनकम का मतलब है इनकम अर्नड बाय द पीपल लिविंग इन द कंट्री। ठीक है? तो हाँ, नेशन का डिफिनेशन का अगर मैं बात करता हूं तो नेशन यानी राष्ट्र, और राष्ट्र बनता है लोगों से। और नेशन का डिफिनेशन मैंने पहले भी बताया था, होमोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक जैसे लोगों का जो समूह होता है, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? नेशन बुलाते हैं। तो बाबू आइए जरा बात को समझिए ध्यान से। जो हमारा नेशन है, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम बुलाते हैं। और यहाँ तक पहुंचने के लिए आप अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे पहले आपको निकालना पड़ता है जीडीपी, उसमें से डिप्रिसिएशन आप घटाते हैं, देन निकालते हैं आप जीएनपी,
फिर आप निकालते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर आप निकालते हैं एनएनपी, फिर एनएनपी मार्केट कॉस्ट पे निकलता है, फिर उसको मार्केट कॉस्ट में से टैक्स एंड सब्सिडीज वगैरह घटा घुटा करके आप निकालते हैं, टैक्स एंड टैक्स घटता है, सब्सिडीज प्लस होता है, एंड फिर निकल करके आता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो नेशनल इनकम का डिफिनेशन है ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो। इतना डिफिनेशन, इतना डिफिनेशन अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें ओनली एंड ओनली इस बात से कंसिडरेशन रखना है कि नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय द कंट्री, नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय द कंट्री। चलिए हम एक टर्म आपको समझा दें, एक टर्म हम आपको समझा दें, दैट इज जीडीपी। ठीक है, तो व्हाट इज द जीडीपी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी? तो देखो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप हमेशा से सुनते होंगे, जब भी हम देश की इनकम का बात करते हैं, जब भी हम किसका बात करते हैं, देश की इनकम का, तो हमेशा से कंपैरिजन होता है जीडीपी से। हमेशा से कंपैरिजन किससे होता है? जीडीपी से, बिकॉज जीडीपी पहला फिगर है जो हमारे सामने आता है। जीडीपी कौन सा फिगर है? पहला जो हमारे सामने आता है। तो आइए जरा बात करते हैं जीडीपी होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जीडीपी, पहली बात आप ये समझिए कि जीडीपी हम लोग जो निकालते हैं ना, ये ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर का निकालते हैं। ज्यादातर किसका निकालते हैं? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। तो ये इसी बीच में हम क्या निकालते हैं? अपना जीडीपी निकालते हैं। अच्छा, क्वार्टरली भी निकलता है एंड सेमी भी निकलता है, बट ज्यादातर ये कैसे निकलता है? फाइनेंशियल ईयर के ही संदर्भ में निकलता है। किस ईयर में, किस ईयर के संदर्भ में निकलता है? फाइनेंशियल ईयर के संदर्भ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीडीपी होता क्या है? तो ग्रॉस, ग्रॉस मतलब सब मिला के, सब मिला के जितना प्रोडक्शन हम लोग किए हैं देश भर में, डोमेस्टिक यानी देश भर में, डोमेस्टिक यानी क्या हो गया? देश भर में। आप सुनिएगा, टोटल मिला के पूरे साल में देश भर में जितना प्रोडक्शन हम लोग किए हैं उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? तो उसी को हम लोग जीडीपी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जीडीपी। बात समझ आ रहा है? यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी में से डेप्रिसिएशन जब घटा देते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आता है। तो वो हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना काफी है हमारे लिए कि जीडीपी आप देश का भी निकाल सकते हैं, जीडीपी आप राज्य के लेवल पे भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यानी राज्यों का अलग अलग भी जीडीपी निकलता है। तो जीडीपी को कैसे डिफाइन करेंगे? द सम टोटल, द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, of all the goods and services produced in a territory, produced in a territory during a particular financial year, during a particular financial year is termed as GDP यानी gross domestic product, is termed as GDP यानी कि gross domestic product। बात समझे नहीं समझे? और जब हम जीडीपी में NFIA जोड़ देते हैं, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तब ये निकल के आता है बाबू जीएनपी। क्या निकल के आ जाता है? जीएनपी। ये क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जीएनपी क्या है ये भी जान लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जीडीपी तो हमें समझ आ गया है ना, जीडीपी तो हमें क्या हो गया है? समझ में आ गया है। एक बात बताइए, क्या हमारे देश की उतनी कमाई है बस जितना देश भर में लोग कमाते हैं? देश के बाहर जो लोग कमाते हैं वो कमाई में नहीं लाएंगे? लाएंगे। देश के बाहर से भी कमा के लोग पैसा यहाँ पे क्या करते हैं? भेजते हैं। तो जो पैसा देश के बाहर से लोग कमा के क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भेज रहे हैं, उसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और इसको निकालने के लिए जो है ना, हमें एक फॉर्मूला मिलता है जो कि है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर शॉर्ट में देखें तो क्या फॉर्मूला है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब हमने यहाँ से जितना बाहर भेजा उसमें से जितना बाहर से मंगाया उसको आप क्या कर दो? माइनस कर दो। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सॉरी NFIA। क्या निकल के आ जाएगा? NFIA। और आपको हम बता दें कि इंडिया में जीडीपी ज्यादा रहता है और जीएनपी क्या रहता है? कम रहता है। इसका रीजन भी जान लीजिए। इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग जो है काफी कम सर्विसेज बाहर देते हैं। बात समझे? यानी कि एक्सपोर्ट हमारा क्या है? काफी कम। और इम्पोर्ट क्या है? काफी ज्यादा। इम्पोर्ट क्या है? काफी ज्यादा। तो आप अगर कम में से ज्यादा को माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। यानी जीडीपी में से कुछ माइनस ही होता है तो जाके जीएनपी आता है। तो जीडीपी तो ज्यादा ही होगा, जीएनपी तो कम ही होगा। आपको समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे।
तो आइए, जीडीपी का डिफिनेशन हमने आपको बताया कि द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री और नेशन, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, जीडीपी। क्या बुलाते हैं, जीडीपी। और इसमें अगर हम लोग एनएफआईए जोड़ दें तो हमें क्या निकल करके आ जाएगा, तो हमें निकल करके, मतलब उस समय नहीं निकल करके आएगा, लेकिन उसके बाद काफी सारा चीज करने के बाद हमें एग्जैक्टली क्या निकल करके आ जाएगा, नेशनल इनकम। क्या निकल करके आ जाएगा बाबू, नेशनल इनकम। जीएनपी आया ना, जीएनपी। जीएनपी में से ना आपको डिप्रिसिएशन घटा देना है बस। जीएनपी में से क्या घटा देना है, डिप्रिसिएशन। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकल के आएगा। और जीएनपी एट सॉरी एनएनपी, उस केस में क्या निकल के आएगा आपका, एनएनपी। एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट। और एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट में से जब आप टैक्स को टैक्स को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे, तब निकल करके आता है नेशनल इनकम। तो इतनी टेक्नोलॉजीज लाइक चैप्टर में दी नहीं गई है। चैप्टर में बस एक सिंपल सा डिफिनेशन यही दिया गया है जो आपके सामने है। चैप्टर में दिया गया है कि जीडीपी प्लस बाहर से जो इनकम आया सब जोड़ जाड़ दो, क्या निकल के आएगा, नेशनल इनकम। क्या निकल के आएगा, नेशनल इनकम। चैप्टर में क्या दिया है आपको समझ आ रहा है ना। और जब आप नेशनल इनकम निकाल लोगे, जब आप क्या निकाल लोगे, नेशनल इनकम, तो आप ना उसको देश के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना। उसको देश के किससे डिवाइड कर देना, टोटल पॉपुलेशन से। तो निकल करके आ जाएगा बाबू पर कैपिटा इनकम। तो निकल करके आ जाएगा क्या, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये बातें हमें समझ में आती हैं। अब पर कैपिटा इनकम इंडिया का कम रहता है बिकॉज हमारे यहाँ का टोटल पॉपुलेशन क्या है, काफी ज्यादा। इवन वी आर फिफ्थ और सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन हमारा पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण से हमारे देश में पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा क्या है, कम है। 6500 के लगभग है, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बात आपको समझ में आ गया है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम को हम लोग और भी एक नाम से बुलाते हैं, एंड दैट इज एवरेज इनकम। दैट इज व्हाट, एवरेज इनकम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना टॉपिक आज के लिए हमारा क्या रहेगा, मोर देन इनफ। और आप इस वीडियो को देखो, आपको कुछ समझ में आता है देन ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। प्लीज गिव योर फीडबैक एज वेल। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।